हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। पहले हमने देखा कि किस तरह से बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को फॉलो करते हुए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है। आज हम इसको एक केस के साथ पढ़ेंगे कि किस तरह एक प्रॉब्लम आई, ह्यूमन पे प्रॉब्लम आई, उसको किस तरह इन स्टेप्स को 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसका रिजल्ट निकाला गया। तो जो डिजीज़ आई थी उसका नाम था मलेरिया। मलेरिया एक डिजीज़ थी। इसके बारे में बस इनको ये मालूम था कि मार्शी एरियाज़ कौन से होते हैं, जो मडी एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे कीचड़ वगैरह होता है, पानी खड़ा रहता है, मिट्टी ज़्यादा होती है, उनको मार्शी एरियाज़ कहा जाता है। कि मार्शी एरियाज़ में रहने वाले लोगों को एक कॉमन डिजीज़ होती है जिसमें वो क्या फ़ील करते हैं, चिल्स यानी ठंडक, ज़्यादा ठंड लगती है उन्हें, और उसके साथ-साथ उन्हें बुखार होता है। बुखार होता है, ठीक हो जाता है, दोबारा फिर से हो जाता है और साथ उन्हें ठंड लगती है। ये सिचुएशन थी, ये उनकी ऑब्ज़र्वेशन थी। क्योंकि ये ऐसे एरिया के लोगों को ज़्यादा हो रहा था जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये इससे रिलेटेड है मार्शी एरिया से। मार्शी एरिया में ज़ाहिर-सी बात है मड होती है, कीचड़ वगैरह होता है, तो वहाँ पे एयर भी बैड होती है, बैड एयर। तो मलेरिया का जो वर्ड है ये इटालियन वर्ड से निकला है, मैला एंड एरिया। मैला का मतलब होता है बैड एंड एरिया का मतलब होता है एयर। तो ये इटालियन वर्ड था मलेरिया, जिसका मतलब था बैड एयर, यानी कि बैड एयर की वजह से ये डिजीज़ कॉज हो रही है। अब 17th सेंचुरी में क्या किया गया, 17th सेंचुरी में न्यू वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर हुआ था, और उस वहाँ से क्या करते थे, एक प्लांट यूज़ करते थे क्विना के नाम से। उसका बार्क, उसका जो बार्क है, देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि क्या यूज़ हो रहा है, क्विना का बार्क यूज़ हो रहा है, स्टेम भी आप कह सकते हैं। बार्क बेसिकली वो छाल को कहते हैं। एक तो स्टेम होता है ना, पूरी टहनी होती है। बार्क क्या होता है, इसकी जो छाल होती है उसको यूज़ किया जा रहा था एज अ मेडिसिन। क्विना यूज़ तो किया जा रहा था और उससे इनको बेनिफिशियल रिजल्ट्स भी मिल रहे थे, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि उसके अंदर क्या चीज़ है जो कि जाके मलेरिया को ट्रीट कर रही है। अब हुआ ये कि कुछ मर्चेंट ताजरों से भी ये ट्री खरीदते थे, ट्री का बार्क खरीदते थे और इसको डिजीज़्ड एरिया में एज अ मेडिसिन यूज़ करते थे। अब वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने इसका सब्स्टिट्यूट ले लिया, सिनकोना। सिनकोना भी देखने में सेम क्विना की तरह का था, लेकिन क्योंकि देखें जब किसी एरिया में डिजीज़ आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है जिसमें उसका ट्रीटमेंट हो। तो ट्रीटमेंट जब क्विना में था तो इसकी डिमांड बढ़ गई तो मर्चेंट्स ने क्या किया कि डिसऑनेस्टी की, उन्होंने उसके जैसा ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसके जैसे ही ट्री को भी उसका नाम देके सेल करना शुरू कर दिया। अब उनके डिसऑनेस्टी का लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि जो सिनकोना था वो उससे क्विना से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुआ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। सिनकोना के बार्क के अंदर क्विनिन प्रेजेंट था। ये बाद में रिसर्च से पता चला कि सिनकोना के अंदर क्विनिन के नाम से एक आप कह लें सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट था, क्विनिन, जो कि इस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता था। अब यहाँ पे 3-4 एमसीक्यूज़ हैं। द फर्स्ट वन इज़ कि मलेरिया कौन सा वर्ड है, इटालियन वर्ड है। सेकंड ये है कि प्लांट कौन सा था जो फर्स्टली यूज़ होता था, पहले क्विना यूज़ किया जाता था, उसका बार्क, और फिर सेकंडली सिनकोना यूज़ किया जाता था, और इनमें कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट था जो एज अ ट्रीटमेंट यूज़ होता था, क्विनिन। इस टाइम पे हमें कॉज का नहीं पता था कि कॉज क्या है मलेरिया की। डिजीज़ हुई थी, डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जा रहा था, ये जाने बगैर कि उसकी कॉज क्या है, वो हो क्यों रहा है। तो ऑलमोस्ट 200 ईयर्स के बाद साइंटिस्ट ने ये किया कि हम इसकी रीज़न फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये डिज़ीज़ की वजह से बहुत सारे जाने नुकसान हो रहा था जानों का। 200 सालों बाद ये डिस्कवर किया गया कि जिन लोगों को मलेरिया है उनके ब्लड के अंदर एक टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। जो भी ह्यूमंस इफ़ेक्ट हुए हैं इस डिज़ीज़ से, उनके अंदर एक टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। बाद में ये क्यास किया गया कि ये हो सकता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो। फिर 1878 में फ्रेंच आर्मी फिजिशियन जिसका नाम था लेविरान ने इसकी काज को सर्च करने के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट में ये कैसे परफॉर्म किया
उसने एक मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के एग्जामिन किया। अब माइक्रोस्कोप में उसको क्या नज़र आया कि ब्लड के अंदर एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन के ब्लड के मुकाबले में उनके ब्लड के अंदर स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स प्रेजेंट हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। क्रिएचर्स की जगह आप ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं, क्रिएचर भी ऑर्गेनिज्म को ही कहा जाता है। लेकिन उसकी ये जो डिस्कवरी थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, ये बाकी साइंटिस्ट ने उस पर बिलीव नहीं किया था, उस पर यकीन नहीं किया था। फिर उसकी उनकी उस साइंटिस्ट आर्मी फिजिशियन जो था उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन 2 साल बाद किसी और फिजिशियन ने भी ब्लड के अंदर यही देखा, मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर भी यही चीज़ डिस्कवर की। तो जब एक ही चीज़ 2 दफ़ा डिस्कवर हुई और फिर थर्ड टाइम भी किसी और साइंटिस्ट ने डिस्कवर की, तो इस चीज़ को मान लिया गया कि ब्लड के अंदर टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है मलेरियल पेशेंट्स के, जिन्हें प्लाज्मोडियम कहा गया। ये तो हो गई। अब प्रॉब्लम आई और कॉज फाइंड आउट करने के लिए उनकी ऑब्जर्वेशन थे। ऑब्जर्वेशन, ये 4 ऑब्जर्वेशंस इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो मलेरिया है और मार्शी एरिया का कोई ना कोई रिलेशनशिप तो लाजमी है, क्योंकि जो मार्शी एरियाज़ में लोग रहते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होता है। उसके बाद उन्होंने क्विनिन से उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। ये पता नहीं था कॉज़ क्या है, लेकिन क्विनिन क्या थी, इफ़ेक्टिव ड्रग थी, उससे उनको फ़ायदा हो रहा था, ट्रीट किया जा रहा था। फिर ये उन्होंने चीज़ नोट की कि ड्रिंकिंग द वाटर फ्रॉम डज़ नॉट कॉज़ मलेरिया, कि जो मार्शी एरिया का पानी पीने से लोगों को मलेरिया नहीं हो रहा, क्योंकि अगर पानी मार्शी एरिया का पानी पीने से मलेरिया हो रहा होता तो फिर वहाँ पे मौजूद कोई भी शख्स हेल्दी ना होता, मलेरिया सबको होता, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पे कुछ लोग इफ़ेक्टेड थे और कुछ लोग हेल्दी थे। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो की गई ये थी कि तमाम मलेरियल पेशेंट्स के अंदर प्लाज्मोडियम किसको कहा गया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म, टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नोटिस किया गया था ब्लड के अंदर, वो सारे मलेरियल पेशेंट्स के अंदर प्रेजेंट हैं। अब ऑब्जर्वेशन के बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, आता है हाइपोथेसिस। तो इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे एक हाइपोथेसिस क्रिएट की गई कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि क्योंकि अगर प्लाज्मोडियम सबके अंदर प्रेजेंट है तो ये इसकी कॉज हो सकता है, मलेरिया की कॉज हो सकता है। अच्छा, जब ये हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेगी, हाइपोथेसिस हमेशा रिलेट करती है ऑब्जर्वेशन से, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ी उससे जो हाइपोथेसिस क्रिएट की गई ये रिलेट करती है ऑब्जर्वेशन से। हाइपोथेसिस के बाद जो क्रिएट की जाती है डिडक्शन ड्रॉ की जाती हैं, रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो कंफर्मेशन होती है, ये हाइपोथेसिस की बेस पे डिडक्शन ड्रॉ की जाती है। कि डिडक्शन क्या ड्रॉ की गई, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया then all the person ill with malaria should have plasmodium in the blood, कि अगर मलेरिया ही कॉज है, मलेरिया की कॉज प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम सारे ही पेशेंट्स के अंदर प्रेजेंट, के ब्लड में प्रेजेंट होना चाहिए। अब डिडक्शन के बाद क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब हमारी जो स्टेटमेंट बन गई है इफ़ एंड देन, जिसमें प्रेजेंट होगा वो डिडक्शन होगी। एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया गया कि 100 मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया गया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया गया। अब जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है, नॉर्मल चीज़ें होती हैं। अब कंट्रोल ग्रुप में क्या था, हमारे 100 हेल्दी पर्सन्स के थे, हेल्दी पर्सन्स, और 100 जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसमें 100 मलेरियल पेशेंट्स थे। अब 100 और 100 का हेल्दी का कंपैरिजन किया गया 100 मलेरियल पेशेंट्स के साथ। अब ये देखा गया कि जो अब एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिज़ल्ट आए हैं वो ये हैं कि मलेरियल पेशेंट्स के मलेरियल पेशेंट्स जो सारे हैं उनके भी ब्लड में तो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। सब के सब 100 के 100 मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। लेकिन जो चीज़ उनको ट्रिगर कर रही थी वो यहाँ पे ये थी कि 7 आउट ऑफ 100 100 में से 7 जो हेल्दी पर्सन्स थे उनके भी ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। अब ये चीज़ यहाँ पे परेशान करने वाली थी कि वहाँ पे हेल्दी पर्सन के ब्लड में प्लाज्मोडियम क्यों प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड की आगे डेफिनेशन लिखी हुई है, ये भी आपने करनी है। द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स। जब एक पैरासाइट एंटर होता है, पैरासाइट किसको कहते हैं, जो होस्ट से अपनी फूड भी लेते हैं
उसके अंदर होम एज अ होम भी यूज़ करता है, उसके अंदर रहता भी है और इन रिटर्न उसको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाता है। ये प्लाज्मोडियम क्या है, ये पैरासाइट ही तो है। एक तो फूड ले रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, दूसरा उनकी बॉडी के अंदर रह रहा है और थर्डली उनको नुकसान पहुंचा रहा है, डिजीज़ कॉज कर रहा है। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि वो टाइम जब पैरासाइट एंटर तो हो जाता है अपने होस्ट में, लेकिन अभी वो अपने आप को पावरफुल कर रहा होता है, उसके सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए होते, तो उस टाइम पीरियड को इंक्यूबेशन कहते हैं। तो ये पता चला कि वो जो 7% थे जिनके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था, वो किस फेज में थे, इंक्यूबेशन पीरियड में थे। मतलब उनको उनकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम एंटर हो चुका था, लेकिन अभी उनके सिम्टम्स शो नहीं हुए थे। इससे ये पता चला कि मलेरिया प्लाज्मोडियम बॉडी में एंटर होने के बाद कुछ टाइम के बाद अपने सिम्टम्स शो करता था। अब क्योंकि 100 मलेरिया पेशेंट्स के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था, तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ये यहाँ पे एक तो हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की कॉज क्या है। अब यहाँ से सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि अगर प्लाज्मोडियम है, लेकिन प्लाज्मोडियम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आया कैसे, ह्यूमन ब्लड के अंदर वो गया कैसे। अब इसके लिए फिर से दोबारा से वही 7 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्व क्या किया गया कि मलेरिया मार्शी एरिया से एसोसिएट करता है, नंबर 1। एंड सेकंड वन ऑब्जर्वेशन वाज कि गंदा पानी पीने से जो मार्शी एरिया का पानी है उसकी वजह से मलेरिया नहीं हो रहा। तो पानी पीने की वजह से वो नहीं हो रहा, बट मार्शी एरिया में जो लोग रहते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होता है। इसकी बेस पे अब क्या किया, दोबारा से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, AFA किंग फिजिशियन थे। 1883 में AFA किंग ने क्या किया, 20 ऑब्जर्वेशंस को लिस्ट किया। उनमें से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये वाली हैं। People who slept outdoors were more likely to get malaria than those slept indoor. ऐसे लोग जो मार्शी एरिया में बाहर सोते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो अंदर बंद दरवाज़ों में या बंद कमरों में सोते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी जो फाइन नेट्स के अंदर सोते हैं, अगर बाहर भी सोते हैं तो फाइन नेट्स के दरमियान, जो जैसे मच्छरदानी जिसे आप कह सकते हैं, उसके अंदर सोते हैं, तो उनको भी कम होता है उन लोगों के कंपैरिजन में जो नेट्स के बगैर सोते हैं। यहाँ पे नेट इंटरनेट वाला नहीं है, नेट बल्कि मच्छरदानी की बात हो रही है। और थर्ड ऑब्जर्वेशन की गई थी कि जो स्मोकी एरिया के पास होते हैं उनको भी मलेरिया नहीं होता। तो ये जो तीनों ऑब्जर्वेशन है, ये किस चीज़ से बचने का बता रही हैं, कि ये बता रही हैं कि समथिंग रिलेटेड टू मॉस्किटो, क्योंकि जो लोग अंदर सोते हैं उनको ज़ाहिर बात है मच्छर कम काटता है। जो फाइन नेट्स के दरमियान मच्छरदानी में होते हैं उनको भी मच्छर कम काटता है, और स्मोकी एरिया पे जहाँ पे धुआं होता है वहाँ पे भी मच्छर कम आता है। तो इसकी बेस पे एक हाइपोथेसिस क्रिएट की गई, मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। कि जो मॉस्किटो की वजह से प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो रहा है और वो मलेरिया को स्प्रेड कर रहे हैं। इसकी बेस पे आगे डिडक्शन ड्रॉ की गई थी कि अगर मॉस्किटो की वजह से मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो मॉस्किटो के अंदर भी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए। अब इसके लिए एक और साइंटिस्ट ने क्या किया, रोनाल्ड रॉस, ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फ़ीमेल मॉस्किटो ली जिसका नाम था एनोफिलिस। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, एनोफिलिस। उसने क्या किया, उसने उसको अलाउ किया कि वो एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। ये सारे एक्सपेरिमेंट उसने अपनी ऑब्जर्वेशन के अंडर किया। मलेरियल पेशेंट को उसने जब बाइट किया तो उसने फिर कुछ दिनों के बाद, ज़ाहिर बात है इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, इंक्यूबेशन पीरियड पूरा करने के बाद उसने उस मॉस्किटो को किल कर दिया। तो उसने ये फाइंड आउट किया कि वो उसके स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। वो प्लाज्मोडियम कहाँ से आया, मलेरियल पेशेंट के अंदर से मॉस्किटो में आया और मॉस्किटो की बॉडी से में वो रेप्लिकेट हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। अब जब ये वाला इन्फेक्टेड मॉस्किटो दूसरे ह्यूमन को बाइट करता तो उसको भी मलेरिया हो जाता। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या था, उसने इन्फेक्टेड मॉस्किटो, अब इसमें तो उसने किल कर दिया उस मॉस्किटो को। उसने दोबारा से एक एनोफिलिस मॉस्किटो लिए, फीमेल नॉट मेल, फीमेल मॉस्किटो ली। उसको दोबारा से एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करवाया और उसको
हेल्दी पर्सन को फिर उसने बाइट करवाया। क्या किया, पहले उसने मॉस्किटो लिया, इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करवाया, इंक्यूबेशन पूरा पीरियड करने के बाद उसने हेल्दी पर्सन को बाइट करवाया उस मॉस्किटो से। उसने ये कहा कि अगर ये हाइपोथेसिस ठीक है कि मॉस्किटो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को, तो जो हेल्दी पर्सन है उसको मलेरिया हो जाना चाहिए। इस पर्पज़ के लिए ह्यूमन को यूज़ करना थोड़ा डेंजरस था, क्योंकि ऑलरेडी मलेरिया की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो रही थी। तो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए कि ऐसा होता है या नहीं, ह्यूमन को यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने 2 तरह के एनिमल्स यूज़ किए, एक स्पैरोज़ एंड द रेड साइंड। ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किए। अब उन्होंने क्या किया कि क्यूलेक्स मॉस्किटो ने स्पैरो को बाइट किया। वो स्पैरो जो मलेरिया से सफ़र कर रही थी, जिसको मलेरिया हुआ था, और उसको फिर मॉस्किटो को किल किया और उसको वेरियस टाइम स्टडी किया। तो उसने फाइंड आउट किया कि प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है। अब जब वो उस हेल्दी पर्सन को जब वो उस मॉस्किटो ने हेल्दी स्पैरो को बाइट किया, तो वो स्लाइवा, इन्फेक्टेड स्लाइवा, वो मॉस्किटो से वो हेल्दी इस तरह से उसको पता चला कि जो हेल्दी स्पैरोज थी, जब बाइट करने के बाद उनके अंदर भी प्लाज्मोडिया आ गया और वो इन्फेक्टेड हो गई हैं विद मलेरिया। इसके बाद जब ये चीज़ें सारी एक्सपेरिमेंटेशन हो गई, तो जब ये हाइपोथेसिस प्रूव होने वाली थी, तो उसके बाद उसको ह्यूमन पे टेस्ट किया गया। इटालियन बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, एनाफिलिस मॉस्किटो जो कि मेन कॉज है मलेरिया के स्प्रेड में, उसने उसको बाइट करवाया मलेरियल पेशेंट को, और फिर उसके फ्यू डेज उसको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा, और फिर हेल्दी मैन को बाइट किया उस मॉस्किटो ने। तो कुछ दिनों के बाद वो हेल्दी पर्सन भी मलेरिया से इल हो गया, बीमार हो गया। इस तरह से ये बात कंफर्म होगी कि मॉस्किटो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को और स्प्रेड करते हैं मलेरिया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने ये चीज़ कंफर्म की कि प्लाज्मोडियम कॉज है। सेकंड में हमने ये बात कंफर्म की सेकंड एक्सपेरिमेंट में बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू कि मलेरिया कॉज होता है मॉस्किटो के स्प्रेड होता है मॉस्किटो के थ्रू। अच्छा, नेक्स्ट है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाइल टेस्टिंग द हाइपोथेसिस द प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, व्हाट वुड बी द कंट्रोल ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंट, ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट और ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन। कंट्रोल ग्रुप में हमेशा क्या होता है कि जो चीज़ें नॉर्मल होती हैं उसको हम लेते हैं। तो हेल्दी पर्सन हमेशा कंट्रोल ग्रुप में आता है, और मलेरियल पेशेंट वाले जो होंगे ये हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आएंगे, क्योंकि हमने चेक करना है कि हमारे एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरह से उनको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको तो रिप्लाई लाजमी करूँगी।